वैश्वीकरण है कि यदि हम इसका संधि विच्छेद भी करते हैं, विश्व को एकीकरण यानी कि विश्व को एक करना। तो विश्व को एक किस तरीके से किया जाता है कि जिसमें विचारों, पूंजी, वस्तुओं का, लोगों का प्रवाह जो दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाता है। यानी कि वैश्वीकरण में हम अपने विचारों को, पूंजी को, वस्तु को और लोगों का जो आवागमन होता है वो एक देश से दूसरे देश में होता है। इसको हम क्या कहते हैं? वैश्वीकरण। यानी कि जब चीजें एक देश से दूसरे देश में जाती हैं और आती हैं, जो हम कहते हैं ना एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, तो इसको ही हम क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। इसके जरिए क्या है? एक दूसरे देश से क्या हो रहे हैं? कनेक्ट हो रहे हैं। तो आपकी बुक में 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, अगर आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको कल कहा था। कौन सा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है? पहला दिया हुआ है कि एक जनार्दन नाम का व्यक्ति है जो वो कॉल सेंटर में काम करता है। कॉल सेंटर में वो अमेरिका के लोगों से बात करता है। बेटा एक मिनट, इस समय है ना, आप अपने माइक सब ऑफ रखो क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग भी कर रही हूँ, ठीक है? सब अपने माइक ऑफ कर लीजिए, नहीं तो मुझे म्यूट करना पड़ेगा। यहाँ से म्यूट कर लो बिल्कुल। बीच में जब मैं कहूंगी तब आपको बोलना है, तो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगी, ठीक है? हाँ, तो वैश्वीकरण हम करते हैं विश्व को एक करना। तो विश्व को एक हम किस तरीके से करते हैं? जब हम एक देश से दूसरे देश में आना जाना अपना रखते हैं। तो आना जाने से क्या होता है? विचारों का आदान प्रदान होता है, पूंजी का आदान प्रदान होता है, वस्तुओं का आदान प्रदान होता है और लोगों का आना जाना होता है। तो इसके जरिए एक देश की संस्कृति दूसरे देश में आती है, विचार यानी कि, और ऐसे ही वहां का पैसा यहाँ आता है, यहाँ का पैसा वहां जाता है। किसके जरिए? वस्तुओं के जरिए। कि वस्तुओं के जरिए सामान बेचना और खरीदना होता है, और उनको एक दूसरे देश में भेजना करने के लिए कई बार लोगों का आदान प्रदान भी होता है ना? कुछ मीटिंग्स ऑफिशियली भी होती हैं, कुछ लोग वहां जाकर काम करने के लिए जाते हैं या बस जाते हैं। तो इस तरीके से ये वैश्वीकरण के जरिए हम एक दूसरे देश से कनेक्ट हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी जाती है। तो आपकी बुक में जो है एग्जाम्पल दिए हुए हैं जिससे आपको ये टॉपिक समझ में आए। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है कि एक व्यक्ति है जनार्दन जो कॉल सेंटर में काम करता है। तो कॉल सेंटर में काम होता है, जिस समय वो कॉल सेंटर में काम करने जाता है उस समय उसकी लैंग्वेज भी दूसरी हो जाती है, और जो उसकी छुट्टियों का जो टाइम पीरियड है, वो कॉल सेंटर है, अमेरिका की कंपनी के लिए काम करता है, तो उसकी जो शिफ्ट चलती है वो नाइट में, क्योंकि जिस समय भारत में रात होती है वहां होता है दिन। तो उसकी छुट्टियों का जो कैलेंडर है वो भारत के हिसाब से ना चलकर किसके हिसाब से चलता है? अमेरिका के हिसाब से। तो ये भी एक एग्जाम्पल हमारा वैश्वीकरण का है कि हम फोन के संचार माध्यम से हम एक देश से दूसरे देश से कनेक्ट हो रहे हैं, है ना? तो वो उस हिसाब से उसकी लैंग्वेज वो भी चेंज हो गई। कब तक है उसकी लैंग्वेज? जब वो उस कंपनी के कॉल सेंटर में काम कर रहा है। एक एग्जाम्पल तो ये दिया है। दूसरा एग्जाम्पल दिया है कि एक व्यक्ति अपनी बेटी के बर्थडे के लिए उसे गिफ्ट में साइकिल देना चाहता है। अब साइकिल देने के लिए उसकी पॉकेट जितने पैसे अलाउ कर रही है, वो चाहता है कि अच्छी भी साइकिल हो और उस जितना वो चाहता है उस पैसे में उस साइकिल आ जाए। तो वो साइकिल जो है, एक साइकिल उसे पसंद आती है जो बनी है चाइना में और बिक कहाँ रही है? भारत में। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? वैश्वीकरण का एग्जाम्पल है कि दूसरे देश का माल हमारे देश में बिक रहा है। यदि वैश्वीकरण नहीं होता, आदान प्रदान नहीं होता, तो वस्तुओं का लेन देन नहीं होता, तो चाइना की चीज हमारे देश में नहीं आती। जैसे आप अगर इसको एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से समझें, जो हमारा ये चल रही है महामारी कोरोना वायरस, ये भी कहाँ से आया है? ये भी वैश्वीकरण के थ्रू ही आया है। कहाँ? चाइना में शुरू हुआ था और पूरे वर्ल्ड में फैल गया। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि यदि हम एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते तो ये महामारी एक देश से दूसरे देश में नहीं जाती। तो आप इसको कह सकते हैं कि बहुत सारे बेनिफिट भी होते हैं और बहुत सारे वो भी परिणाम भी ऐसे होते हैं जिसका
हमें, अब देखो आप कितने टाइम पीरियड से ये महामारी फैल रही है। तो वैश्वीकरण के गुड भी होते हैं इफेक्ट और बैड भी इफेक्ट होते हैं। तो इसको हम बैड इफेक्ट में डाल सकते हैं कि इस महामारी का प्रभाव जो है पूरे विश्व में पड़ गया है ना। तो ये भी एग्जाम्पल आप एट प्रेजेंट वाला बहुत अच्छे से डाल सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सारिका का है कि वो अपने परिवार में पहली पीढ़ी की शिक्षित लड़की है, यानी कि उनके परिवार में कोई भी अब तक इतना पढ़ा लिखा नहीं था जितना वो सारिका पढ़ गई। अब वो पढ़ने के लिए कॉलेज में एडमिशन लेती है और वहां पर भी अच्छे, और वो उसके लिए सिर्फ जॉब के लिए निकलती है। अब हमारी युवा पीढ़ी, जो हमारी यंग जनरेशन है, पढ़ लिखने के बाद वो जॉब के लिए जा रही है, तो उसका सब कुछ लोग विरोध भी करते हैं, लेकिन एग्जाम्पल देकर वो समझाती है कि लड़कियों को भी शिक्षित होना चाहिए। तो ये सारे जो बुक में 3 एग्जाम्पल दिए हैं, ये वैश्वीकरण के एग्जाम्पल से आपको बताया है कि वैश्वीकरण का ये क्या है, एक तरह से लाभ है। पहला लाभ क्या था कि वो दूसरे देश से कनेक्ट हो रहा है, उसको रोजगार मिल रहा है। दूसरे में एग्जाम्पल में ये बताया कि चाइना का प्रोडक्ट भारत में बिक रहा है। जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं कि मार्केट में बिकती हैं प्रोडक्ट कि मेड इन जापान, मेड इन चाइना से बना हुआ है। तो इस तरह के, यानी कि भारत में भी विदेशी कंपनियां या उनके प्रोडक्ट यहाँ पर सेल हो रहे हैं। तीसरे एग्जाम्पल से हमें ये समझ में आया कि जो वैश्वीकरण ने हमारी भारत की सोच को, जो युवा पीढ़ी ने जो पुरानी सोच थी उसको बदला है। पहले पढ़े लिखे नहीं थे, लड़कियां घर तक सीमित थी, घर के काम तक ही सीमित थी, लेकिन पढ़ लिख कर वो भी अब बाहर की दुनिया में प्रवेश करने लगी हैं, जॉब करने लगी हैं, सेल्फ डिपेंड होने लगी हैं और अपने परिवार का एक मजबूत हिस्सा बन रही हैं। तो ये एग्जाम्पल हुए बेनिफिट है कि, यानी कि वैश्वीकरण में अगर हम इसको प्रयोग कर रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम विकसित हो रहे हैं। दूसरे, आपकी बुक में कुछ एग्जाम्पल नीचे दिए हुए हैं जो वैश्वीकरण के दुष्परिणाम उन्होंने बताए हैं। देखो, वैश्वीकरण का अगर हम कहें तो देखो हर चीज का गुड और बैड इफेक्ट होता है। तो उस एग्जाम्पल से समझाया है कि कहीं बेनिफिट है तो कहीं हमें लॉस भी होता है। उसमें दिया हुआ है कि फसल के मारे जाने से कुछ किसानों ने आत्महत्या कर ली। इन किसानों ने एक बहुराष्ट्रीय कंपनी से बड़े महंगे बीज खरीदे थे। क्यों आत्महत्या करी? क्योंकि उन्होंने बीज खरीदे लोन लेकर या कर्ज लेकर। अब वो कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं थे कि उनकी फसल बहुत अच्छी होगी, इस बिहाफ पर उन्होंने कर्ज लिया, लेकिन फसल अच्छी नहीं हुई तो उन्हें लगा कि अब हम कर्ज कैसे चुकाएंगे। तो उस कर्ज को ना चुकाने के डर से उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो ये किसमें आ गया? बैड इफेक्ट में आ गया, वैश्वीकरण का दुष्परिणाम, कि हमने आगे बढ़ने की कोशिश करी लेकिन हमारे सोर्सेज इतने अच्छे डेवलप नहीं थे जिससे हमें उसका नुकसान हुआ। दूसरा दिया हुआ है कि यूरोप स्थित एक बड़ी और अपनी प्रतियोगी कंपनी का एक भारतीय कंपनी ने खरीद लिया। कि यूरोप में स्थित एक बड़ी कंपनी और अपनी प्रतियोगी जो उसके कंपटीशन में थी, एक भारतीय कंपनी ने खरीद ली, जबकि खरीदी गई कंपनी के मालिक और इस खरीदार का विरोध कर रहे थे कि उसकी कंपनी थी, जो उसका कंपटीटर था उसने खरीद ली, लेकिन जो उसके मिल मालिक थे और जो वहां काम करने वाले लोग थे वो उसका विरोध कर रहे थे। विरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि अब उन्हें उनके अनुसार ही काम करना पड़ेगा, यानी कि मजदूर, टेक्नोलॉजी सब उनकी होगी। ये एक गुड इफेक्ट भी है, लेकिन लॉस क्या है कि जो व्यक्ति वहां काम कर रहे थे, एम्प्लॉय, अब उनको वहां से हटाया जाएगा क्योंकि उनके मन के मुताबिक वहां पर श्रमिक रखे जाएंगे। तो ये एक लॉस भी हुआ। लॉस तो आप देखो बहुत सारा, जो हमारे कुटीर उद्योग हैं, धीरे धीरे वो कंपनियां स्थापित हो रही हैं, तो कुटीर उद्योग समाप्त भी हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें डेवलप होने के लिए कुछ ना कुछ नुकसान तो थोड़ा सा सहना पड़ता है। ये केवल आपको चैप्टर को समझाने के लिए ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि अनेक, एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अनेक खुदरा दुकानदार जो होलसेल वाला काम करते हैं,
को ये डर था कि अगर कुछ बड़ी अंतरराष्ट्रीय कंपनियां देश में होलसेल का काम शुरू कर देती हैं तो लोगों की रोजी रोटी भी खत्म हो जाती है। यानी कि मार्केट बड़ा हो गया, विदेशी कंपनियां भारत में आ जाएंगी, तो जो भारत का बना हुआ माल है, जो होलसेल वाला काम करते हैं, उनका धीरे धीरे व्यवसाय कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। जैसे अगर इस समय ऑनलाइन शॉपिंग शुरू हो गई है आपकी, ये भी ऑनलाइन टीचिंग हो रही है, ये भी किसका एग्जाम्पल है? वैश्वीकरण के बेनिफिट्स में आप लिख सकते हैं कि जैसे स्कूल हमारे नहीं खुल रहे थे तो ऑनलाइन टीचिंग के जरिए हमारी शिक्षा को सुचारू रूप से चलाया गया। ये भी हमारा वैश्वीकरण का गुड इफेक्ट है। अगर ये सुविधा टेक्नोलॉजी हम अपने देश में नहीं लाते तो ये टेक्नोलॉजी हमने कहाँ से ली है? विदेशों से ली है। तो ये भी एग्जाम्पल आप बिल्कुल डाल सकते हैं कि अगर हम इतने विकसित नहीं होते और अपने देश में ये टेक्नोलॉजी नहीं लाते तो हम आज ऑनलाइन टीचिंग नहीं ले पाते, है ना। तो सबको मालूम है, मतलब पढ़ाई कंटिन्यू चल रही है, टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, तो ऑनलाइन टीचिंग भी आपका वैश्वीकरण का इफेक्ट है। अब इसका गुड और बैड आप दोनों ही लिख सकते हैं। आपको पता है कि अगर बैड इफेक्ट मैं क्या बताऊं, आप ही बहुत ज्यादा अच्छे से, मतलब आई कांटेक्ट अगर टीचर्स का बच्चों के साथ नहीं होता है तो कोई चीज हमें ज्यादा अच्छे से क्लियर नहीं हो पाती। अगर हम डायरेक्ट बात करते हैं, आपसे क्वेश्चन पुट अप करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि आपको कितना समझ में आया, लेकिन वो चीज अब नहीं हो पा रही है। कोई बात नहीं, ऐसे ही ऑनलाइन नेटवर्क वो तो बेटा आप डाल सकते हैं। जैसे आप ऑनलाइन मार्केटिंग भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना। ऑनलाइन हम होम डिलीवरी करने लगे हैं, हम बाजार कम जा रहे हैं, तो इसका अच्छा इफेक्ट तो ये है कि हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, हमारे घर में ही सामान आ रहा है, और अगर हमें उसे एक्सचेंज भी करना है वो सुविधा भी हमें ऑनलाइन दी गई है। ये तो गुड हो गया। लेकिन अगर हम सर्वे करें तो कहीं ना कहीं इसका बैड इफेक्ट है, क्योंकि कुछ लोग तो रोजगार से जुड़े हैं लेकिन कुछ लोगों का धीरे धीरे रोजगार छिन रहा है। जैसे दुकानदार है, दुकानदारों की सेलिंग जो हो गई है वो कम हो गई है ना। ये आप देख रहे हैं कि दुकानों पे लोग कम जा रहे हैं। मोस्टली सब चीजें लोग अब इस महामारी में तो और ही ज्यादा हो गया है कि लोग घर से ना निकलकर मोस्टली अपना जो भी शॉपिंग है वो ऑनलाइन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इन एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि हमारा वैश्वीकरण जो है उसका रोल क्या हो रहा है। समझ में आ रहा है ना बहुत अच्छे से कि अब ये वैश्वीकरण क्या है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि वैश्वीकरण क्या है, उदाहरण देकर समझाइए, तो आप डेफिनेशन जो मैंने आपको लिखवाई है वो लिखिए। एग्जाम्पल आपको बुक वाले याद रहते हैं तो आप बुक वाले डालिए, नहीं तो आपको करंटली जो डेली लाइफ में आप देख रहे हैं, शिक्षण के क्षेत्र में आप डाल सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग के क्षेत्र में, अपने खान पीन में भी देख रहे हो आप, आपको जो चीज चाहिए होती है ऑर्डर कर देते हो और आपके घर पे डिलीवरी हो जाती है, विद इन हाफ आवर में ही आपको डिलीवरी मिल जाती है। तो ये क्या है? वैश्वीकरण का इफेक्ट है कि अब हमें दूसरे देशों से भी हम कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये सारे आप लिख सकते हो एग्जाम्पल देकर, जरूरी नहीं हमें बुक का ही लिखना है, जो आपको लग रहा है आप अपने चारों तरफ जो भी देख रहे हैं उसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब आता है कि वैश्वीकरण का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ा है। किसका? वैश्वीकरण का। ये थे, पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी, दूसरा हमने पढ़ा कारण, तीसरा है वैश्वीकरण के प्रभाव। तो वैश्वीकरण का जो प्रभाव है वो राजनीतिक, आर्थिक, मतलब हम देख रहे हैं ना हमारी क्या क्या चीजें, उसका प्रभाव हमारा कहाँ कहाँ पर पड़ रहा है। तो वैश्वीकरण का प्रभाव, सबसे पहले राजनीतिक प्रभाव को समझेंगे कि राजनीतिक प्रभाव क्या है। फिर दूसरा है आर्थिक प्रभाव। आपके टॉपिक में जितना दिया हुआ है मैं आपको उतना ही समझा रही हूँ, क्योंकि इस चैप्टर के बारे में आपने 10th में भी पढ़ा है। जैसे अगर आपको ध्यान हो,
उसमें एक प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में दिया था कि उसके पार्ट्स चाइना में भी बन रहे हैं, जापान में भी बन रहे हैं, अमेरिका में भी बन रहे हैं और एक जगह बनकर भी तैयार हो रहे हैं। तो ये वैश्वीकरण का प्रभाव ही है कि हम एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं और चीजों का आदान प्रदान हो रहा है। आपको नीचे वाला नहीं शायद चमक रहा होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजनीतिक प्रभाव। अगर आपने 11th में पढ़ा है, आपको ध्यान है, फर्स्ट चैप्टर था हमारा संविधान। संविधान बनाते समय हमने क्या क्या चीजें देखी थी कि किस देश की कौन सी चीज अच्छी है। तो हमारा जो संविधान था उसमें आपने पढ़ा कि संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है, यानी कि जिस देश की हमें जो शासन व्यवस्था अच्छी लगी उसको हमने अपने देश में शामिल कर लिया था। ब्रिटेन से लिया, आयरलैंड से लिया, जापान से लिया, अमेरिका से लिया। तो जो जो बातें उनकी शासन व्यवस्था की हमें अच्छी लगी उसको हमने अपने देश में शामिल करा, अपने देश के संविधान में। तो पहला पॉइंट तो आप ये भी डाल सकते हैं जो आप सभी ने पढ़ा हुआ है। तो ये कहाँ डलेगा? राजनीतिक प्रभाव में डलेगा कि यदि हम कनेक्ट नहीं होते तो हमें एक देश के से दूसरे देश के बारे में पता ही नहीं चलता कि वहां की शासन व्यवस्था कैसी है, जिस कारण से हमने अपनी राजनीतिक व्यवस्था को मजबूत किया कि हम अपनी शासन व्यवस्था में ये चीजें शामिल कर लें तो हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है वो स्ट्रांग हो सकती है। ठीक है। दूसरा है इसमें कि वैश्वीकरण के कारण ही राज्य की क्षमता, यानी कि सरकारों को, जैसे हमने सरकार की व्यवस्था, कार्यपालिका, न्यायपालिका और हमारी जो व्यवस्थापिका है, तीनों के बारे में हमने जो भी लिखा है, जो भी सीखा है वो दूसरे देशों की शासन व्यवस्था से ही लिखा है। नेक्स्ट आता है राज्य कुछ मुख्य कामों तक ही अपने को सीमित रखता है, जैसे कानून व्यवस्था को बनाए रखना और अपने नागरिकों की सुरक्षा करना। ये सब चीजें किससे सीखी हमने? वैश्वीकरण के जरिए सीखे। अब वैश्वीकरण के जरिए बहुत मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं वो भारत में स्थापित हो रही हैं, है ना। धीरे धीरे आप देख रहे हैं ना, जैसे हमारे ये राजनीतिक प्रभाव है, हमारे मोदी जी देश विदेश में जाते हैं और वहां उनको अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी इंडस्ट्री को, अपनी पूंजी को भारत में निवेश करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए इनवाइट करते हैं कि आप भारत में इन्वेस्ट कीजिए। तो उससे क्या है कि बहुत सारी जब मल्टीनेशनल कंपनियां भारत में इन्वेस्ट करती हैं तो बहुत सारे व्यक्तियों को रोजगार भी मिलता है और वो एक काम करने की पद्धति को भी सीखते हैं, है ना। तो वैश्वीकरण हमेशा राज्य की ताकत में जो कमी आती है उसको मजबूत करता है। तो आप इसको समझ सकते हैं ऐसे कि राज्य के निर्माण में मजबूती प्रदान करता है, कि राज्य की कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अपने अनिवार्य कार्य को पूरा कर रहा है और उनके लिए किस तरीके से कदम उठाने हैं वो सब काम कर रहा है। तो ये भी सब किससे सीखा जा रहा है? वैश्वीकरण के जरिए ही, कि हम अपनी शासन व्यवस्था में और क्या चेंजेस कर सकते हैं। अब जैसे आप देखें कि धीरे धीरे कुछ चीजें प्राइवेट होती जा रही हैं, तो भारत में जैसे मोस्टली वो प्राइवेट करने का काम क्या मतलब होता है कि काम को बहुत अच्छे से करना। ये सारी चीजें हमने सीखी। दूसरे देशों में जब ये अप्लाई हो रहा था तो उस तरीके से जब उन्होंने देखा कि वहां पर शासन व्यवस्था, तो धीरे धीरे भारत में भी उन चीजों को अप्लाई करना शुरू करा। तो इससे क्या हुआ? शासन व्यवस्था मजबूत हुई। जैसे अगर आप एग्जाम्पल लें, टेक्नोलॉजी में भी एग्जाम्पल लें कि सोलर सिस्टम का विदेशों में यूज होता था। तो अगर आप देखें इस समय जितने भी हाईवे बन रहे हैं सब पे सोलर पैनल, जो जितनी भी हाईवे की लाइट्स वगैरह हैं सब उनसे ही चलाई जाती है। तो ये सारा इफेक्ट बेटा वैश्वीकरण का है। तो ये राजनीतिक इफेक्ट में आप डालेंगे, जो भी हम अपनी राजनीति में चेंज कर रहे हैं वो सारे इफेक्ट वैश्वीकरण के कारण है। तो वैश्वीकरण का जो प्रभाव है वो कहाँ पर भी पड़ रहा है? राजनीति पर भी पड़ रहा है। ठीक।
दूसरा आता है आर्थिक क्षेत्र। आर्थिक क्षेत्र का यानी कि हम इकोनॉमिकली भी मजबूत हो रहे हैं, स्ट्रांग हो रहे हैं, कि हम आर्थिक रूप से भी मजबूत हो रहे हैं। जैसे आपने इसमें पढ़ा था अभी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये सब जो पढ़े थे कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय WTO का निर्माण हो रहा है, और ये सारी जो हमारी फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करते हैं, तो ये सब चीजें भी कैसे इन्वॉल्व हो रही है? वैश्वीकरण के जरिए, है ना, कि हम भारत भी उनके साथ सदस्य बना हुआ है। जैसे हमने संयुक्त राष्ट्र संघ में कहा कि हम भी उसका सदस्य बन सकते हैं। हम किसमें? स्थायी वाले में। स्थायी वाले के लिए भारत ने डिमांड करी थी ना, कि जो उन्होंने स्केल पॉइंट दिए थे कि स्थायी होने के लिए स्केल पॉइंट होने चाहिए, तो भारत भी डिजर्व करता है। तो ये सब चीजें क्या हैं? मजबूती प्रदान करती हैं। फाइनेंशियल हम स्ट्रांग हो रहे हैं, और किसके जरिए? टेक्नोलॉजी के जरिए हो रहे हैं। जब विदेशी टेक्नोलॉजी को भारत में अपनाई जा रही है, तो भारत भी उस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है, और उससे वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रहा है। पहला पॉइंट तो हम डाल देंगे इसमें मुद्रा वाला, कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और विश्व में आर्थिक नीतियों के निर्धारण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। दूसरा है आर्थिक प्रवाह कैसे तेज हो रहा है? हम सामानों का लेन देन कर रहे हैं, तो विदेशी पूंजी भारत में आ रही है। हम अगर बहुत सारी चीजों का निर्यात कर रहे हैं, भारत बेच रहा है, तो वो पूंजी कहाँ आ रही है? भारत में आ रही है। जैसे अगर एग्जाम्पल लें, तो अभी मोदी जी ने बताया था 2-3 दिन पहले की स्पीच की, भारत में काला चावल का प्रोडक्शन उत्पादन किया गया है, जिसका रेट विदेशों में 600 रुपए किलो के हिसाब से है। तो ये भी क्या है? वैश्वीकरण का इफेक्ट है। अगर आप देखें तो दवाइयां, भारत में बहुत सारी जो दवाइयां कोरोना उसको खत्म कर, मतलब उसको कम करने के लिए, बुखार वगैरह से लड़ने के लिए भारत ने सप्लाई करी थी। तो ये भी किसका है? वैश्वीकरण में एक दूसरे का, हम चाहे वो किसी भी समय है, यदि उन्हें जरूरत है तो हम उनकी डिमांड पूरा कर रहे हैं, और हमें जरूरत है तो वो हमारी डिमांड को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा ही आता है ये आर्थिक वाला आपको